यार बात सुनो, ये अब यहाँ कुछ कुछ चीज वो कह रहा है रिमूव करें। ये क्या है? प्लीज शेयर द। हाँ, स्क्रीन शेयर पे जा नहीं रहा। अब ये आ गया, अब आ गया। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज कुछ थोड़ी सी टेक्निकल्स की एरर आ गई जिसकी वजह से 4-5 मिनट हम लेट हो गए। और वैसे भी मुझे ये एडवाइस किया गया है कि मैं अपना थोड़ा सा लेक्चर्स का और कंटेंट का टेम्पो थोड़ा स्लो डाउन करूं। ठीक है, और स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लूं कि उन्होंने जो कुछ अभी तक सुना देखा है उसमें से कितना उन्होंने रिटेन किया है। ठीक है, और मुझे कहा गया है कि मैं चैट बॉक्स के ज़रिए ज़रा आपसे पूछूं कि आप कहाँ पे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही क्लियर? पहले इस पे यस करें। यस सर, ओके। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उनकी स्पेक्ट्रम वाइज कितनी टाइप्स हैं? चलो मैं बता देता हूँ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मॉडरेट स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ओके, अब आप में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नाम टकाटक बताना शुरू करो मुझे। इसके बाद मैं वही स्लाइड खोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी रिमोट मेमोरी में कितनी बातें उनमें से रह गई हैं। एक मैंने बहुत पुरानी ड्रग का जिक्र किया, उसका क्या नाम था? नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, उससे भी पहले सबसे ऊपर जो मेडिसिन थी, जो अब शहबाज, क्लोरमफेनिकॉल। और उसके बाद क्लोरमफेनिकॉल के बाद क्लोरमफेनिकॉल अपनी फैमिली की एक ही मेडिसिन है। केमिकली इसके दाएं बाएं के जो कंपाउंड्स हैं उनकी कोई एंटी बायोटिक एक्टिविटी नहीं। सेकंड ग्रुप इज टेट्रासाइक्लिन। अब कोई और टेट्रासाइक्लिन्स में से 3-4 के नाम बताए। वंस डेली वाली टेट्रासाइक्लिन्स कौन सी हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। और दूसरी एक्नी में मैंने बताया नहीं, माइनोसाइक्लिन है दूसरी। ये टेट्रासाइक्लिन आपने लिख दी। टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इनकी हाफ लाइफ 8 घंटे के आसपास होती है और ये 6 आर्ली देना होती हैं। और किसी टेट्रासाइक्लिन्स में से और किसी का नाम? डिमॉक्सीसाइक्लिन। ओके, और एक जो नई ऐड हुई है इंट्रावीनसली दी जाती है, उसका नाम कौन बताएगा? टेगासाइक्लिन। गुड। अब जरा जो मॉडरेट स्पेक्ट्रम है उनके नाम मुझे लेके बताएं। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में कौन कौन से 2 ग्रुप्स आते हैं? मैक्रोलाइड, शाबाश। और दूसरा? गुड। मैक्रोलाइड के अलावा कोई और बताएं। कीटोलाइड मैक्रोलाइड के अंदर ही शामिल है। एक ड्रग कीटोलाइड है, बाकी सब मैक्रोलाइड है। दूसरा ग्रुप बताएं। टेट्रासाइक्लिन्स के नीचे लिखा हुआ एजिथ्रोमाइसिन बेटे मैक्रोलाइड्स के अंदर ही है। चलो आप मैक्रोलाइड्स के नाम बता दो। एक एजिथ्रोमाइसिन हो गई, और फिडॉक्सामाइसिन। ओके, ये नई ड्रग जो ऐड हुई थी उस लिस्ट में। और पुरानी जो सबसे पहली मैक्रोलाइड थी उसका जिक्र? नहीं, क्लेनामाइसिन भी गलत ट्रैक। एरिथ्रोमाइसिन। गुड, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इनमें से एजिथ्रोमाइसिन इज वंस डेली, क्लेरिथ्रोमाइसिन इज ट्वाइस डेली एंड एरिथ्रोमाइसिन इज 3 टाइम्स डेली। ठीक है, सारों की हाफ लाइफ में फर्क है। तो सबसे लंबी हाफ लाइफ किसकी है इनमें से? एजिथ्रोमाइसिन की, शाबाश। ठीक है, 2 to 4 days होती है, लेकिन हम वंस इन ए डे से देते हैं। ओके, एक और ग्रुप जो मॉडरेट स्पेक्ट्रम का जो टेट्रासाइक्लिन्स के नीचे लिखा हुआ था, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, वही लोग नहीं जवाब देते रहे। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्या खास बात आपको मैंने बताई नहीं है, अभी डिटेल नहीं डिस्कस की हमने। ओके, नाम सिर्फ बता दो।
क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि बच्चों को हर चीज़ याद करवा के आगे चलें, ये खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ याद नहीं करते, तो आप इनको याद करवाया करें, और वो उन टीचर्स से ज़्यादा खुश हैं जो उन्हें याद करवा करवा के चलते हैं। ओके, एमिकेसिन, शाबाश। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई ऊपर। और कोई नई ड्रग? जेंटामाइसिन, वेरी गुड। और टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन भी ठीक है, टोब्रामाइसिन। और ओके, अब हमने कुछ नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स डिस्कस की थी, उनका हम दोबारा जिक्र करेंगे। अब मैं आपको अगली स्लाइड पे, मैं इसको चैट बॉक्स को फॉर अ व्हाइल बंद कर रहा हूँ, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, ये क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन्स और उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में मैक्रोलाइड्स हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम में क्लिंडामाइसिन, स्टेप्टोग्रामिन और लेंसोलेट है। इनके बेटे ये वो मेडिसिन हैं जो आपने सारी ज़िंदगी याद रखनी है। और बीइंग डेंटिस्ट आपका अगर फार्माकोलॉजी में से कुछ चीज़ें अहम हैं तो वो हैं जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होती हैं, या वो हैं जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो इसलिए ये वाला सेक्शन आपका फार्माकोलॉजी का कभी भी इसको इजी नहीं लिया जाएगा, और कभी भी आपको इस पे एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगी कि मुझे नाम नहीं याद होते, मुझे स्पेक्ट्रम नहीं याद होते, मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज एंटीबायोटिक्स। और दो एंटीबायोटिक्स मैंने बताया कि आजकल एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन कोविड-19 में इस्तेमाल हो रहे हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, जब तक वो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आता और बंदा बिल्कुल ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं हो जाता, उससे पहले पहले ये बहुत सारे पेशेंट्स को रिकवरी पॉसिबल उनकी इन्हीं दो ड्रग्स के थ्रू हो जाती है। आपको भूलना नहीं चाहिए, चूँकि कोविड का सीज़न है और एन मुमकिन है कि आपको डेंटिस्टी से हटा के बड़ी डॉक्टरी पे लगा दिया जाए कि आप ज़रा, आपको फार्माकोलॉजी आ गई है तो आप ज़रा कोविड के पेशेंट्स भी हैंडल करें। जितनी तेज़ी से डॉक्टरान अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, तो उसमें आपको भी तलब किया जा सकता है कि भी आप, ठीक है, सो बी committed and spend time on your books and spend time on whatever you read। और उसके अलावा जितनी नेट के ऊपर नई से नई रिसर्च आ रही है, तकरीबन डेली बेसिस पे कोई एक आध नई बात आ जाती है, क्योंकि कुछ इल इंटेंशंस के लोग भी डाटा को और रिसर्च को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से हकायक तक आप तभी पहुंच सकेंगे अगर आप विजिलेंट होंगे और अगर आप समझेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आप हालात और वाक़यात और वेस्ट के रहमो करम पे रहेंगे तो आप फिर कहीं बहुत दूर जा पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो उसके बाद थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली बात। अब मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऑफ करके अब आपसे पूछूंगा, मैं वापस चला जाता हूँ और आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स के नाम आप मुझे बताएंगे। मैं चैट बॉक्स दोबारा खोल लेता हूँ और आप मुझे बताएं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि शाबाश, क्लोरामफेनिकॉल, उसके अलावा मैक्रोलाइड्स, वेरी गुड, और क्लिंडामाइसिन, वेरी गुड, और नेक्स्ट लेंजोलेट भी, शाबाश, वेरी गुड। तो उसके अलावा आप ये तहरीम मुमताज़ के अलावा भी कोई जवाब दे। ताहिरा, कमल और तहरीम मुमताज़, बाकी कहाँ गए? 40 लोगों की क्लास है, अभी आप 40 ही हो ना? सप्ली का रिजल्ट आ गया था कि नहीं? ओके, ये अब बताएं कि टेट्रासाइक्लिन्स किस लेवल पे एक्ट करती हैं, क्योंकि इन ड्रग्स के नामों में टेट्रासाइक्लिन ही। सप्ली के पेपर हुए ही नहीं तो कोई बात नहीं, आपको वैसे ही शायद प्रमोट कर दिया जाए, या अभी सप्लियाँ शुरू हो गई हैं, फाइनल ईयर की शायद हो रही है, तो आपकी भी बारी आ जाए, कोई बात नहीं। सप्लियाँ आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं उस सब्जेक्ट में, परेशान नहीं होना। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताएं जरा कि टेट्रासाइक्लिन्स कैसे इफेक्ट करती हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या हुई यार, इस तरह का जवाब तो ना दो कि मैं परेशान ही हो जाऊं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं तो बाइंडिंग कहाँ पे होती है? 50s वाली बात ठीक नहीं है। ये इनिशियल बाइंडिंग जो ट्रांसफर आरएनए की मैसेंजर आरएनए पे होती है उसको इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे होता। कोई आप में से ये बताए कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उसका क्या नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स क्या उनको ह्यूमन राइबोसोम। नो, ये 30s और 50s तो उसके सब यूनिट्स हैं। 70s, वेरी गुड, हमने इशारत में सही जवाब दिया। 70s राइबोसोम। और ह्यूमन बींग्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, बाकी राइबोसोम्स? 80s, वेरी गुड। एंड दैट इज व्हाई जब 80s राइबोसोम्स ह्यूमन बींग्स में है और 70s बैक्टीरिया में है, तो आमतौर पे जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम में जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो ह्यूमन बींग्स के राइबोसोम्स को और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक डिस्टर्बेंस आती है, इसलिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं वो ह्यूमन बींग के जो राइबोसोम्स हैं वो भी 70s होते हैं, इसलिए कुछ बोन मैरो का सप्रेशन और इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये लिखा है मरियम रसूल ने कि and Mariam Batul, it targets the 30s subunit and prevent binding of transfer RNA to messenger RNA. Very good. ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपको याद रहना चाहिए। बहुत सिंपल सा, ये ट्रांसफर आरएनए की मैसेंजर आरएनए से मुलाकात ही नहीं होने देते। ओके, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैसे एक्ट करते हैं वो भी हमने अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन आपको मैंने डायग्राम में दिखा दिए थे। टेट्रासाइक्लिन के नीचे लिखे हुए थे, वो क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, बल्कि बिल्कुल ही गलत। ट्रांसलोकेशन 50s राइबोसोमल सब यूनिट में हो रही होती। हाँ, कोडिंग को वो इनहिबिट करते हैं, जो कोडिंग ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग के लिए जिम्मेदार होती है, उसको मिसरीड करते हैं। वेरी गुड, इकरा आलम ने बिल्कुल सही कहा, वो मिसरीडिंग करते हैं। उसके अलावा वो इनिशियल बाइंडिंग भी नहीं ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के खास नहीं पटकने देते, और उसके अलावा ट्रांसलोकेशन नहीं होने देते। अमाइनोग्लाइकोसाइड इज द ओनली ग्रुप विच इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया बाय 3 mechanisms. Number one is that they inhibit the binding of transfer RNA to messenger RNA. Number two, they miscode, मतलब कोडिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो कोडिंग जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की मैचिंग के लिए जरूरी होती। और तीसरा ये कि वो ट्रांसलोकेशन नहीं होने देते, वो ट्रांसफर आरएनए जो कि अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो वो ट्रांसफर आरएनए जो कि अपना अमीनो एसिड छोड़ चुका है, उसने जब बाहर निकलना होता तो वो जब नहीं निकल पाता, ट्रांसलोकेशन उसकी नहीं हो पाती, तो पीछे से नए ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पे नहीं अटैच हो सकते। ठीक है, तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स 3 तरह से एक्ट करते हैं। और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्या करती हैं कि वो, एनीबॉडी, शाबाश, आप अपने अल्फाज में बताएं। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्या करती हैं, डायग्राम देख के ही बता दें, इसलिए कि ये एक्सट्रूजन को इनहिबिट करती हैं। दे इनहिबिट द एक्सट्रूजन, वो बनी बनाए एंजाइम्स को और बनी बनाई पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, तो वो उसे राइबोसोम के अंदर ही रहेगी, तो उसका जो इफेक्ट आना है एंजाइमेटिक इफेक्ट वो आता ही नहीं है। चलो, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरमफेनिकॉल हमने डिटेल में पढ़ लिया, इसका स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। अब इसका कौन मुझे बताएगा इसके एडवर्स इफेक्ट्स?
चलो ये स्लाइड हमने सामने रख लेते हैं ताकि आपको कोई इसमें उलझन ना हो, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। अब आप में से कोई ये मुझे बताए कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, चूंकि इसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा अहम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने बता दिया कि ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देते, तो हो गया। मेनिंजाइटिस, बेटे ये आपने यहाँ से पढ़ के मुझे बताना शुरू कर दिया। मैं एडवर्स इफेक्ट्स पूछ रहा हूँ, आप क्लिनिकल यूजेस बता रहे हैं, और यही एक ग्रे बेबी सिंड्रोम। ओके शाबाश। क्यों ग्रे बेबी सिंड्रोम होता? एनीमिया होता है। ओके, कौन सा एनीमिया? उस एनीमिया का खास नाम है और बहुत लीथल होता है, बच्चों को मार डालता है। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक, पी मिस कर गए आप, ए प्लास्टिक एनीमिया। ओके शाबाश। तो ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो इज लीथल, बहुत कम लोगों में होता है। कितने लोगों में होता? आई टोल्ड यू द अदर डे। कितने लोगों में ए प्लास्टिक? जितने क्लोराम्फेनिकोल खाते हैं, 1 लाख बंदा अगर खाता है तो उसमें से कितने लोगों को ए प्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हैं? 1 केस इन 25,000। गुड। और एक लाख में से कितने होंगे? 1.1 रेशो 25,000। 1 लाख में कितने मरीज होंगे? क्विकली जरा आपकी मैथमेटिक्स भी चेक हो जाए। 1 लाख मरीज क्लोराम्फेनिकोल खाएं तो इस रेशियो के मुताबिक कितने लोग उसमें ए प्लास्टिक एनीमिया का शिकार हो सकते हैं? 4। गुड। मैथमेटिक्स थोड़ी सी मेडिकल स्टूडेंट्स की वीक है, इसलिए उसको थोड़ा याद करते रहना चाहिए, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कुछ और भी था? और कुछ ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम के अलावा? बोन मैरो सप्रेशन, चलो उसमें आपने चूंकि प्लास्टिक एनीमिया कह दिया और कोई सीवीएस कोलैप्स इधर उधर हो गया। सुपर इन्फेक्शंस, हाँ ये सुपर इन्फेक्शंस बड़ी अहम बात है कि जो बैक्टीरिया, आपको इस बात को समझना चाहिए, और जब कभी भी आप किसी को एंटीबायोटिक दें आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो एंटीबायोटिक्स बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा को किल कर सकते हैं, और अगर वो नॉर्मल फ्लोरा को किल कर देंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल फ्लोरा जो प्रोटेक्टिव एक्शन कर रहे थे उस साइट पे, चाहे वो जीआईटी हो, चाहे वो इनर साइड ऑफ माउथ हो, तो वहां पे क्या हो सकता है? फंगल इन्फेक्शंस, कैंडियासिस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेन्स एक फंगस है जो कि ऐसी जगहों पे ग्रो कर सकती जहां से एंटीबायोटिक्स ने नॉर्मल फ्लोरा को खत्म कर दिया। तो इसके ड्रग इंटरेक्शंस, I was putting my hand on the slide without realizing that you can still see it. ड्रग इंटरेक्शन में ये साइटोक्रोम P450 की इनिबिशन करते हैं, तो उसमें वो ड्रग्स जिनका साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है उनका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर टलब्यूटामाइड का ब्लड लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? मैंने उस दिन आपको बताया था टलब्यूटामाइड क्या चीज़ है, और अगर इसका ब्लड लेवल बढ़ जाए, एक बंदा टलब्यूटामाइड ले रहा है और उसको आप क्लोराम्फेनिकोल साथ खिला देते हैं तो क्या होगा? एकदम से जवाब आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक काम है। नहीं, न्यूरोटॉक्सिक रिएक्शंस नहीं, कैंडियासिस नहीं। साइटोक्रोम P450 टोल्ब्यूटामाइड के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब क्लोराम्फेनिकोल साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देगा तो टोल्ब्यूटामाइड का ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। टोल्ब्यूटामाइड इज एन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ठीक है, सिक्रीटेड होगा, ये इंसुलिन की सिक्रीशन एनहेंस करता है। तो जब अब बताएं, अब सारा कुछ मैंने बता दिया कि अगर क्लोराम्फेनिकोल एक ऐसे बंदे को दी जाए जो कि पहले टोल्ब्यूटामाइड ले रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या नुकसान हो सकता? एनीबॉडी यार, थोड़ा सा तो जोर लगाओ। एक बंदा बेचारा शुगर का पेशेंट था, उसको टोल्ब्यूटामाइड एक डॉक्टर ने दी, ऊपर से वो आपके पास दांत ठीक करवाने आ गया और आपको उसको क्लोराम्फेनिकोल दे दी, तो क्या हो सकता? ये तो आपको पता होना चाहिए, वरना वो आप के क्लिनिक से निकल के दवाई खा के घर पहुंचने तक
इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है, तो उससे क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने इकरा। इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? शुगर ज्यादा, मेरी जान, शुगर ज्यादा होगी इंसुलिन लेवल बढ़ने से या कम होगी? क्या कह रही हैं आप? हाइपोग्लाइसीमिया बेटे, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट। और हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक होता? ये आप में से हाइपो। शाबाश। इसलिए कि हाइपरग्लाइसीमिया तो शुगर है, जरा ज्यादा भी सर्कुलेट करती रही तो यूरिन में से निकल जाएगी, और बहुत अरसे तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया शुगर के पेशेंट्स को जैसे होता, बहुत ज्यादा अरसे तक रहे तो फिर उसके नुकसानात आना शुरू होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो 4 मिनट में बंदे को मार देता है। जब उसके ब्रेन को शुगर नहीं पहुंचती, एनर्जी नहीं पहुंचती, तो उसके ब्रेन सेल्स की डेथ 4 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। इसीलिए दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन एंड यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। आपने तो उसके दांत के दर्द के लिए उसको क्लोरामफेनिकॉल ठोक दी, और वो बेचारा हाइपोग्लाइसीमिया से शाम को मर गया। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। ठीक है, तो अल्लाह मियाँ हमें ऐसे फैसलों से जो हमारी कोताहियों से होते हैं और उससे लोगों का नुकसान हो जाता है, हमें बचाए। अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए। कोई बंदा अभी इतना अरस्तू नहीं होता हर बंदा के वो हर बात का ठीक ही जवाब देने की कोशिश करे। अरस्तू ने भी बहुत सारी गलतियां की थी। तो वारफेरिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है, उसको कोई कोएगुलेटिव डिसऑर्डर है, और उसको जैसे आजकल कोविड में भी हेपेरिन दे रहे हैं जिस तरह से, इसी तरह से अगर कोई पेशेंट वारफेरिन ले रहा है और उसको आप दे देते हैं क्लोरामफेनिकॉल, तो क्या होगा? वारफेरिन एक बंदा ले रहा है और उसको आप क्लोरामफेनिकॉल दे देते हैं तो क्या होगा? फिर रिस्की है, फिर ये सर कोएगुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बेटे वारफेरिन को कोएगुलेशन नहीं, वारफेरिन एंटी कोएगुलेंट है, वो कोएगुलेशन नहीं करता। वारफेरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट, ये ब्लीडिंग को रोकता है। और जब आप वारफेरिन का लेवल ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? जहां पे आप लोग आके फंस जाते हो, उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाएंगी बेटे। उसके एंटी कोएगुलेंट है, ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। जब इसका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा तो कोएगुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो फिजियोलॉजिकल कोएगुलेशन है वही, वो भी नहीं होगी, तो ब्लीडिंग, शाबाश, ब्लड थिन होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। वो दांत भी ब्रश करेगा तो उसको ब्लड आना शुरू हो जाएगा। वो आगे अगले दिन आपको वो बताएगा भी, लेकिन आपको ये नहीं समझ लगेगी कि हमने वारफेरिन के साथ इसको क्लोरामफेनिकॉल दे दी थी, तो उसका नतीजा है। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, शाबाश। ठीक है, तो बेटे ये मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच एप्लीकेबल इन योर प्रैक्टिस। आप डॉक्टर बनने को जा रहे हो, आप डेंटिस्ट बनने को जा रहे हो, और आपने एंटीबायोटिक भी लोगों को देने हैं। और अगर आप कोई ऐसा एंटीबायोटिक दोगे जो कि P450 को इनहिबिट करता है, तो वो उस ड्रग के लेवल को बढ़ा देगा जो पेशेंट किसी और वजह से ले रहा है। तो वो जब उस ड्रग का लेवल बढ़ेगा, टोल्ब्यूटामाइड का बढ़ेगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। वारफेरिन बड़े दे दोगे, उसका ब्लड लेवल बढ़ेगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें रियलाइज करनी चाहिए कि ये कितनी अहम है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेट्रासाइक्लिन्स, ये खाने के साथ देनी चाहिए या खाने के अलावा देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? ये जरा कौन मुझे आप बताएगा कि टेट्रासाइक्लिन्स, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, आप ये मुझे बताएं कि टेट्रासाइक्लिन्स खाने के साथ खानी चाहिए या खाने के साथ नहीं खानी चाहिए? फेनेटोइन बेटे इज एंटी एपिलेप्टिक, तो उसका भी ब्लड लेवल ज्यादा होने से इमीडिएट कोई नुकसान तो नहीं होता। लेकिन ये कि एपिलेप्सी एक ऐसी नाजुक सी चीज है कि उसमें आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज द ड्रग लेवल। ठीक है, ऑन एम्प्टी स्टमक। ओके, शाबाश। और अगर खाना खा लिया तो क्या करें?
और अगर कोई खाना खा चुका है तो क्या करे? बिफोर मील आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसने बेचारे ने खाना खा लिया, अब क्या करे? वेट। गुड। फॉर हाउ मच टाइम, कितनी देर तक वेट करे? फॉर 2 आवर्स और सो एटलीस्ट। शाबाश। ठीक है, 2 घंटे वो इंतजार करे। तो उससे जो, चूंकि हम जब ड्रग दे रहे हैं तो उसका हम ब्लड लेवल चाहते हैं कि एनहेंस हो, और उसका एक ब्लड लेवल इफेक्टिव या मिनिमल इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन उसकी हम ब्लड में अचीव करें। तो अगर आप उसको खाने के साथ ही दे देंगे तो वो मिनिमल जो इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में अचीव ही नहीं होगी और बैक्टीरिया मौजे करेगा। ठीक है, इसलिए वी नीड टू गिव इट इधर एम्प्टी स्टमक। और आप यहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि कौन सी ड्रग है जो कि एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी होती, सख्त काउंटर इंडिकेटेड है? एनी ऑफ यू? एम ही अपने तजुर्बे से बता दो, अपने जनरल नॉलेज से बता दो। टीवी पे जब उस ड्रग का इश्तिहार आता है तो साथ लिखा होता है कि खाली पेट ना लें, खाली पेट ना लें, उसके साथ वो बाकायदा, विच इज दैट ड्रग? शाबाश। आप, नॉट पेनाडोल। पेनाडोल ली जा सकती है, उतनी डैमेजिंग नहीं है। एस्प्रिन, यस। एस्प्रिन या नॉन स्टीरोइडल जो बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, नहीं, क्लोरोक्विन का कोई खास बहुत शदीद कोई स्टमक को वो गड़बड़ नहीं करती, या उसको एंटी स्टमक लेने से कोई नुकसान नहीं होता, सिवाय इसके कि मुंह कड़वा रहता है और काफ़ी देर तक रहता है। एस्प्रिन एंड ब्रूफन एंड dichloroan and all those drugs which inhibit the synthesis of prostaglandins which protect the stomach, those drugs are not to be taken empty stomach। इसीलिए जब एस्प्रिन का इश्तिहार आप टीवी पे देखते हैं तो साथ ही लिखा हुआ था खाली पेट या बदहजमी की सूरत में ना लें। ठीक है, मैंने एक या दो एस्प्रिन खा के भी लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर होते और फिर ब्लड को वॉमिट करते देखा है। रिमेंबर इन माय हाउस जॉब डेज, a girl was brought to the ward and my consultant allocated that bed to me and he told me that this girl is vomiting out blood, if you can stop her blood तो I'll register you as my house physician। और मेरे हाथ पांव फूल गए, और फिर मुझे बताया गया कि इसको आपने ये करना है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करके तो आपने उसको ठंडा दूध 50 ml की सिरिंज से बार बार उसके स्टमक में थ्रो करना और फिर उसको पुल आउट करना। और फिर जब उसको मैं पुल आउट करता था तो वो ब्लड से रेड हुआ आता था, और फिर बीच बीच में जब वो ब्लड भी वॉमिट आउट कर रही थी, लेकिन आफ्टर 8 hours और सो बाय द इवनिंग शी वाज ओके, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये होती डॉक्टरी। आपको इसका मौका मिलेगा लोगों की इस तरह से खिदमत करने का और लोगों की जानें बचाने का और लोगों के दर्दों को रिलीफ देने का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयरलेसनेस से काम लेंगे तो आप किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन। तो और क्या इसमें मैं आपसे पूछूं कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्ब फ्रॉम बाइल, मेटाबलाइज्ड, और इनमें से एक टेट्रासाइक्लिन है जो कि यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होती, बल्कि जब वो बाइल में एक्सक्रीट होकर जाती है तो वहीं से वो फिकल मैटर के साथ जिस्म से निकल जाती है, वो दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं होती। वो कौन सी है? Who would tell me one exception? Most of the tetracyclines, they are excreted, their metabolites are excreted through the urine. No, there is not tetracycline, डॉक्सीसाइक्लिन। शाबाश, डॉक्सीसाइक्लिन इज द, ये तहरीम मुमताज और ताहिरा कमल के अलावा कोई और मुझे सुन भी रहा है वैसे? मेरे पास वो मैकेनिज्म नहीं है, वो शेख साहब ने यहाँ की एडमिन के हाथ में दिया हुआ है कि वो आपकी अटेंडेंस देखें, बट वाई ऑल द आंसर्स आर कमिंग फ्रॉम ताहिरा, फातिमा, सीरत एंड तहरीम? वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? अच्छे अच्छे बच्चे बहुत सारे और भी थे, वो कहाँ गए? नौजवान कहाँ हैं सारे? अभी सो रहे हैं? मूडल ऑन करके जाके चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अगले मेरे क्वेश्चंस के आंसर शुड कम फ्रॉम द बॉयज। ओके, तो ओके, हम कहते हैं कि चलो 5 चीजों के नाम दे दो जिनके अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। चलो, टेट्रासाइक्लिन जिन चीजों के अगेंस्ट यूज होती हैं, 5 इंडिकेशंस के नाम बता दो। और कोई लड़का बताएगा, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक मुझे लड़कों से जवाब नहीं आएंगे।
लड़कियों से ज्यादा बातें करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। आई वॉन्ट बॉयज। शाबाश। रोशीन मरियम, नो सर वी आर लिसनिंग। शाबाश बेटे, लेकिन वेयर आर द बॉयज? कोई 4 क्लिनिकल इंडिकेशंस, 4 नहीं 5 बल्कि 10 पूछनी चाहिए आपसे, जिसकी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एंटीबायोटिक्स जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं, इनकी तो इंडिकेशंस ही बेशुमार है। यूजेस, हाँ, एक मुझे अभी आपके इस सवाल से पता चला कि आप लोगों को इंडिकेशंस और यूजेस का नहीं पता। बेटे ये वाली टर्म्स अगर आपको कभी ना समझ आए, टीचर अगर बात कर रहा हो और आपको ये बात समझ ना आए कि ये किस चीज की बात हो रही है, तो आप पूछ लिया करें। इंडिकेशंस मतलब ऐसी बीमारियां जिनमें ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। इंडिकेशंस और यूजेस एग्जैक्टली एक चीज है, ठीक है। तो इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, चलो एक जनरल था। रमजा साहब ने, रमजा क्या नाम है? वाज इट हमजा और गलती से रमजा हो गया, या रमजा, रमजा अब्बास? ओके। इन्फेक्शन कॉज बाय माइक्रो प्लाज्मा न्यूमोनिया आपने आगे लिखा, सिफिलिस में, ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में जनरल नॉलेज है, सारे का सारा मैं बता सकता हूँ। और चलो चलो ठीक है, रिकेट सी भी आपने शामिल कर दिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो मर्जी लिखते जाओ सब चलेगा। कोई स्पेसिफिक क्लैमिडिया भी हो गया। और अगर आपसे मैं किसी क्लैमिडियल डिजीज का नाम पूछूं तो प्रोफाइलेक्सिस कहे की कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ओके। डॉक्सीसाइक्लिन जबरदस्त इसमें यूज सिफिलिस में दी जा सकती है। और एसटीडी क्या होता है? एसटीडी, एस कॉलरा में, विब्रियो कॉलरा में डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती। शाबाश। और कोई? गनोरिया में यार बहुत एक्नी, यस गुड, दैट्स अ गुड यूज। गनोरिया में और बहुत सारी मेडिसिन हैं और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए होती हैं। एक्नी में यस इट इज गिवन वंस डेली। कौन सी वाला दी जाती है, कोई बताएगा? ऑक्सी भी दी जाती है, असल में माइनोसाइक्लिन है इसके लिए। और और कोई? माइकोप्लाज्मा निमोनी। और टेगासाइक्लिन के, अच्छा चलो छोड़ दो। ये फोटोटॉक्सिसिटी यूजेस में कहाँ आ गया है भाई? मरियम बतूल मैडम, ये फोटोटॉक्सिसिटी कहाँ लिख दी आपने? जवाब जवाब फिर लड़कियां ही दे रही हैं। रमजा अब्बास ने कहा है कि भाई जवाब फिर लड़कियां ही दे रही हैं। तो भाई आप नहीं दोगे तो फिर वही देंगी। अब बाकी आपके साथी कहाँ हैं, जरा उनको थोड़ा सा आवाज दो। व्हाट्सएप पे कॉल करो, उन्हें कहो कि सर पूछ रहे हैं कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, चलेगा। आप मुझे आपकी जो आप यूजेस बता रहे हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि आप छोड़ें, आप मुझे जरा टेगासाइक्लिन की इंडिकेशंस बताएं। टेगासाइक्लिन की इंडिकेशंस बताएं। इंजेक्टेबल है वो, और ख़ास ख़ास केसेस में दिया जाता है टेगासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में से इस वक्त जो सबसे इफेक्टिव ड्रग जो सीरियस इश्यूज में दी जाती है, सीरियस इन्फेक्शंस में, वो टेगासाइक्लिन है। पैरेंटरल यूजर उसका, उसके ज़रा यूजेस बताओ मुझे क्विकली। ओहो, सॉरी 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 बेटे, मुझे इसलिए रमज़ा समझ नहीं आ रही थी। ओके, रमज़ा अब्बास, हाँ, नो दिस मेक सेंस। लड़की का नाम रमज़ा अब्बास हो सकता है, गुड। ये मुझे पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि मेरी क्लास के लड़के गुम हैं कहीं पे, वरना आप लोग सामने आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, प्लीज। हाँ, टेगासाइक्लिन के बेटे बताओ मुझे जरा ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ जिनमें, जिनकी इन्फेक्शंस में स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन्स का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम बेशुमार, मतलब ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। एक आप मुझे टेगासाइक्लिन का, और एक नहीं, माइकोबैक्टीरिया में बेटे हम रेफेम्पसिन, एथेम्ब्यूटॉल और वो वाली ड्रग्स हैं जो देते हैं। आप मुझे
क्लेरिसिड की स्पेसिफिक इंडिकेशन बताएं, छोड़ दें सारे कुछ को छोड़ दें। क्लेरिसिड की स्पेसिफिक इंडिकेशन मैंने उस दिन 2-3 दफा वो रिपीट की बात कि क्लेरिसिड इज पार्ट ऑफ रेजिमेन जो कि कहे में दिया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक डिजीज जिसमें के इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होती है, उसमें इतना कुछ मैंने आप बता दिया। और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी ड्रग है जो कि दी जाती है गैस्ट्रिक अल्सर में? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। गैस्ट्रिक अल्सर के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये सस्पेक्टेड होता है कि उनकी इन्फेक्शन की वजह से उनकी, चलो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन आ गया था। असल में स्लाइड ये मैंने और खोली हुई, डिस्कशन में और आपसे कर रहा हूँ। ये टेगासाइक्लिन के बेटे ये नीचे लिखे हुए हैं। एमआरएसए से क्या बनता है जल्दी से बताओ? एमआरएस से इंट्रावीनस टेगासाइक्लिन जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब टेट्रासाइक्लिन है। एच पाइलोराई को छोड़ दो, वो क्लेरिथ्रोमाइसिन मेरे जेन में आ गई थी कि मैं उसका क्वेश्चन पूछूं, वो हम मैक्रोलाइट्स में डिस्कस करेंगे। टेगासाइक्लिन के मेथिसिलिन रेजिस्टेंस आगे, मेथिसिलिन एमआरएसए से क्या बनता है? स्टेफ ऑरियस, शाबाश, वेरी गुड। और वीआरई से क्या बनता है? वीआरई, टेगासाइक्लिन ये सबसे नीचे लिखा हुआ है कि वीआरई में भी दी जाती है। वीआरई क्या होता है? वैंकोमाइसिन आगे, वैंकोमाइसिन के साथ भी रेजिस्टेंट, शाबाश, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टर, शाबाश, एंटेरोकोकाई, ठीक है, एंटेरोबैक्टर या एंटेरोकोकाई। और बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव्स में भी और एनारोब्स में भी। एनारोब्स किन्हें कहते हैं वैसे? एनारोब्स किन्हें कहते हैं? प्लीज लेट मी नो, एनारोब्स किधर कहते हैं? और लड़कों की आई रिपोर्ट शेख साहब जाएगी कि none of them was listening to my lecture. Not a single boy responded to any of my questions. Anaerobes किन्हें कहते हैं? Does not require oxygen for their growth, शाबाश, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरिया में इनका यूज कंबाइंड विद रिफेम्पिसिन एंड एथिम्बिटॉल, ओके, ठीक है। तो ये सारा स्पेक्ट्रम आपको टेट्रासाइक्लिन्स का याद होना चाहिए। यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन आपने बता दिया। अब जरा मुझे एडवर्स इफेक्ट्स इसके बता दो। मैक्रोलाइट्स की स्लाइड खुली हुई, लेकिन आखिरी स्लाइड टेट्रासाइक्लिन्स की मुझे बता दें। हाफिज साहब सुन तो रहे हैं, कुछ बोले भी ना? ठीक है बेटे, गुड, आई एम हैप्पी दैट हाफिज साहब इज देयर। शाबाश। रीनल टॉक्सिसिटी, gastric discomfort, hepatotoxicity, nausea, photosensitivity, very good, acute pancreatitis, चलो मान लेते हैं, नाउजिया वॉमिटिंग डायरिया पे आ गए, वर्टाइबको भी हो गया, गुड। एक बात जो हमसे आपसे सुनना चाह रहे हैं वो आप हमें नहीं बता रहे हैं, आप मेरे डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, मैं इतना सा इशारा दे सकता हूँ। भाई मेरे डेंटिस्ट्री वालों जाग जाओ, कोई बात अच्छी सी, सूडो मोटर सेरेब्राई किधर चले गए? कोई मुझे एडवर्स इफेक्ट, पिगमेंटेशन ऑफ टीथ, गुड बेटे, आप डेंटिस्ट हो, आपको तो सबसे पहले बताना चाहिए था कि टेट्रासाइक्लिन deposition in the bones and टीथ, टीथ वाइटनिंग नहीं, टीथ येलोइंग बेटे, येलो हो जाते हैं। डेपोजिशन जब टीथ में होती तो येलो हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में दो वजूहात की वजह से भी टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती। एक तो ये कि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में लिवर को ज़्यादा डैमेज करते हैं आम औरतों की निस्बत, और दूसरा ये कि ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अगर बंदे को उसकी पेशेंट अगर फीटस की मदर टेट्रासाइक्लिन कंज्यूम करे ज़्यादा डोज में तो उसको भी बोन्स में
डेपोजिशन इसकी हो सकती है और टीथ में हो सकती है, और ये एनेमल ऑफ द टीथ की इरोजन कर देते हैं, ठीक है। पैचेस फॉर्म ऑन टीथ सर्फेसेस, शाबाश, ये बेटे आपका शोभा है, आपको एग्जैक्टली और एक पेशेंट आप टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन का देख लें तो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलता। एंड वंस यू स्टार्ट हैंडलिंग द पेशेंट्स तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कितने सारे लोग आपको इस डेपोजिशन के साथ आएंगे, कभी नहीं भूलना। यू पीपल आर डेंटिस्ट और आपको टेट्रासाइक्लिन का ये इफेक्ट आपको डिजीजेस पढ़ाई जाएंगी पैथोलॉजी में या जो क्लिनिकल साइड पे जब आपका एक्सपोजर होगा तो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड सबसे अहम बात ये होगी कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि टीथ की डिसकलरेशन कर देता है। और डिसकलरेशन का मतलब येलोइंग, टीथ का नेचुरल कलर इज वाइट या ऑफ वाइट, ठीक है। तो उसकी डिसकलरेशन से मुराद ये कि कलर को खराब कर देता, उनको वाइट नहीं कर देता, उनको येलो कर देता। चलो उसके बाद मैक्रोलाइड्स आपको पढ़ा दिए मैंने। मैक्रोलाइड्स में से सबसे फर्क इनमें से एजिथ्रोमाइसिन, जिसका के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है और 1 डेली डोजेज है इसकी, और उसकी टिश्यू पेनिट्रेशन भी सबसे अच्छी है। और हो ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि अच्छी मैक्रोलाइड कौन सी आप जानते हैं। चलो मैं अगली खोल के अब आपसे पूछता हूँ और आगे चला जाता हूँ। मुझे पीछे को जाना चाहिए क्योंकि आगे जो मैं जाऊंगा आप देखते जाएंगे। चलो अब आप आ जाओ कि एजिथ्रोमाइसिन इज टेकन एज बेस्ट ऑफ द मैक्रोलाइड्स, व्हाई? Azithromycin is taken as best of macrolides. Why? बताया बेस्ट टिश्यू पेनिट्रेशन, ओके, और इसके अलावा टिश्यू पेनिट्रेशन, इनफैक्ट सारे सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन सारे मैक्रोलाइड्स की बड़ी अच्छी होती, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग। एंड व्हाई इट इज told to be the safest macrolide? Why? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर नहीं कहेंगे, वाइडर कहेंगे, वाइड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा है, इसलिए उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा। आप ये बताएं कि इसका कौन सी बात है जो कि आप जो इसको एक सेफ ड्रग बनाती है एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स? नहीं, रेजिस्टेंस कहाँ से आ गई? रेजिस्टेंस से यहाँ आपकी क्या मुराद है बेटे? नहीं, ड्रग इंटरेक्शंस इसके नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि बाकी मैक्रोलाइड्स, आपको मैं वो स्लाइड दिखाऊं जिसमें आपको मैंने बताया था कि बाकी मैक्रोलाइड्स जो है वो माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम्स को इनहिबिट करते हैं, ये देखें, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट ए साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर, इसलिए इसका ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। एरिथ्रोसिन, क्लेरिथ्रोसिन और टेरिथ्रोसिन बाकी जितने मैक्रोलाइड हैं उनका वही एक इफेक्ट है माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम पे जो कि क्लोरोफेनिकॉल का था कि ये उसको इनहिबिट करते हैं, लिहाजा वो बाकी ड्रग्स के ब्लड लेवल को चेंज कर सकते हैं। और फिडॉक्सामाइसिन एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है जो कि बाकी सारी मॉडरेट स्पेक्ट्रम है और आमतौर पे बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, लेकिन ज़्यादा डोज में दें तो बैक्टीरिसाइडल भी हो जाती हैं। तो इनमें कौन सी है जो कि एच पाइलोराई में यूज़ होती? चलो अब तो आपको एच पाइलोराई की इन्फेक्शन में, एच पाइलोराई की इन्फेक्शन से क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई से कहते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर के बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं क्योंकि आप बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे पेन किलर्स दे रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको एसिडिटी हो जाती है और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। लेकिन इन ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सरेशन इज not NSAIDs, rather it is some infection caused by Helicobacter pylori, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को किल करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन, शाबाश, ये इसका एक खास यूज है जो कि आपको पता होना चाहिए। और इनके फिडॉक्सामाइसिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनेरोब्स को के लिए इसका बड़ा नैरो सा स्पेक्ट्रम है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनेरोब्स, ठीक है, दोनों को।
तो बाकी सारी सब जगहों पे यूज होती है। हाँ, माइकोबैक्टीरियम एवियम में भी एजिथ्रोमाइसिन यूज होती है। मैंने बताया था कि ए टिपिकल माइकोबैक्टीरियम होता, जो टिपिकल माइकोबैक्टीरियम होता है वो क्या डिजीज काज करता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ए टिपिकल से जो इन्फेक्शन होती है वो जरा फर्क होती है, उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। और उसकी ट्रीटमेंट में रेफेम्पसिन और एथेम्बिटॉल जो एंटी टीबी ड्रग हैं उनके अलावा हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ठीक है, इस तरह बेटे मुझे मज़ा तो आ रहा है आपसे डिस्कस करने का, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने एक एडिशनल लेक्चर मांग लिया कि मैं आपको माइनोग्लाइकोसाइड्स एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स में जीएटी डिस्टर्बेंस, जॉन्डस, ऑटोटॉक्सिसिटी और क्यूटी प्रोलोंगेशन, ये आजकल भी एजिथ्रोमाइसिन जो कि कोविड में भी यूज है, लेकिन जब दुनिया में अंधाधुंध एजिथ्रोमाइसिन यूज हुई तो उसके खिलाफ बहुत सारी स्टडीज आ गई जिन्होंने बताया कि पेशेंट्स की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ्स हो रही हैं जो कि एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं। तो इनफैक्ट ये वो पेशेंट्स थे जो कि पहले किसी एरिथमिया का शिकार थे, लेकिन ओवर एंड अबव दैट जब उन्हें हमने एजिथ्रोमाइसिन दी उनके कोविड को ठीक करने के लिए, तो उनका एरिथमिया बढ़ गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसलिए क्यूटी प्रोलोंगेशन आपको इसकी हर हाल में याद रखनी है। ऑटोटॉक्सिसिटी और हेपेटिक डैमेज और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस उसके अलावा ये मैंने डिस्कस की थी उस दिन जब मैंने ये कहा था, शायद आप वाले ग्रुप में या किसी और ग्रुप में, तो किसी ने कहा था कि जी लोप्रिन क्यों देते हैं, नॉक्साप्रिन क्यों नहीं देते। तो नॉक्साप्रिन बेटे पैरेंटरली देनी पड़ती, वो ओरल नहीं, पेशेंट खुद नहीं ले सकता, वो हॉस्पिटल सेटिंग में देनी होती, क्योंकि जब आप एंटीकोएगुलेंट देंगे तो आपको बहुत कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। लोप्रिन एक बिनाइन सी मेडिसिन है जो कि कोएगुलेशन के शुरू के स्टेप्स में जहाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है उसको इनहिबिट करती है। तो अगर पेशेंट को सिर्फ फीवर हो रहा है तो आप उसको ये दें, लेकिन अगर उसके कोई और कंप्लेंट्स, बॉडी एक्स और पैची से अगर उसमें लुक आना शुरू हो जाए एक्सरे में, तो फिर आप लोप्रिन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों इसके बगैर भी कुछ पेशेंट्स को सिर्फ एजोमैक्स और डॉक्सीसाइक्लिन दी एंड दे गॉट वेल। ठीक है, लेकिन अगर यूज करनी हो खुद घर में तो लोप्रिन इज गुड, और अगर हॉस्पिटल सेटिंग में हो और कोई एविडेंस आ रहा हो हाइपर कोएगुबिलिटी का, तो डीप इंट्रावास्कुलर जो कोएगुलेशन होती है, डीआईसी जिसे कहते हैं, उसमें आप फिर एनॉक्साप्रिन देते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। ठीक है, चलें अभी क्लिंडामाइसिन नैरो स्पेक्ट्रम, ये मेरा ख्याल है मैंने ये भी उस दिन डिस्कस की थी। क्लिंडामाइसिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको वही पता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को क्लोरोम्फेनिकोर और क्लिंडामाइसिन और लेंजोलेट, जिसको बाद में डिस्कस करूंगा, इन सारों का मैकेनिज्म था ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करना। ठीक है, ये पहले आप मुझे बता पड़ चुके हैं। और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, और हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको पूरी स्लाइड नजर आ सके। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग मेथिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरियाइटिस। ठीक है, निमोसिस्टाइटिस में और इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस। आपने ये बात याद रखनी कि क्लिंडामाइसिन नैरो स्पेक्ट्रम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ट्रांसपेप्टाइडेशन की इनहिबिशन है, और ये कहाँ पे हो रहा होता है? 50S राइबोसोम में, और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट सिर्फ इफेक्टिव है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस पेशेंट जो और एंटीबायोटिक्स को नहीं इफेक्ट कर रहे, मेथिसिलिन वगैरह को, और प्रोटीन जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे, तो उसमें आप क्लिंडामाइसिन स्पेसिफिकली दे सकते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई में। ठीक है, ग्राम नेगेटिव जो ड्रग्स हैं वो एरोब्स खासतौर पे वो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंट है इसको, और क्रॉस टॉलरेंस बाकी मैक्रोलाइट्स के साथ इसकी होती है कि ये अगर किसी पे एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह इफेक्ट नहीं कर रहे तो उस पर क्लिंडामाइसिन भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये बेसिकली इज वन मैक्रोलाइड विच इज यूजफुल इन द इन्फेक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उनमें से ग्राम पॉजिटिव कोकाई खास तौर पे MRSA वगैरह है। ठीक है,
और इसके बाद मैंने आपको लेंजुलेट भी बताई थी। आज का सारा लेक्चर रिवीजन में ही गुजर गया, तो हम इसको लेंजुलेट पे आ जाते हैं। ये भी नैरो स्पेक्ट्रम है। तो आपने पीछे सारे स्पेक्ट्रम पढ़े, मैक्रोलाइट्स को पढ़ लिया, मॉडरेट स्पेक्ट्रम। अब हम नैरो स्पेक्ट्रम में आपको 3 ड्रग्स याद रखनी है, एक क्लिंडामाइसिन, एक लेंजुलेट और एक स्ट्रेप्टोग्रामिन आगे आएंगे। वो ड्रग्स, 2 ड्रग्स को मिला के देते हैं, ठीक है। ये ओरली भी दी जाती है लेंजुलेट, पैरेंटल भी। इसका भी स्पेक्ट्रम बहुत नैरो है। इसका एक फायदा ये है कि इसकी बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ कोई क्रॉस टॉलरेंस नहीं है, क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है। अगर किसी बंदे पे मैक्रोलाइड बाकी नहीं भी इफेक्ट हो रहा है, कर रहे, तो उस पर लेंजुलेट इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन इसमें आप देखें कि इन 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम अगर आप याद रख लें लेंजुलेट के साथ, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ये PRSP, और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट। PRSP क्या है? पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस, ठीक है। PRSP इसका नाम आपने याद रखना है। MRSA इसका कोई नमूने का आप चाहे बना लें। MRSA, PRSP और VRE, ये 3 ही नाम आपको याद रह जाएं तो ये नीचे वालों की खैर है। अगर छोटे छोटे गुनाह नहीं करोगे तो बड़े बड़े माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये वाली बात याद रहनी चाहिए, MRSA, PRSP और VRE। रिपीट करें मेरे साथ, MRSA, PRSP और VRE, ठीक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम है लेंजुलेट का, और लेकिन ये सारे ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस है। इनके अगेंस्ट आप बाकी मैक्रोलाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्रोलाइड्स इफेक्टिव नहीं है तो भी लेंजुलेट इफेक्टिव होगी। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ड्रग इन रेजिस्टेंस केसेस। ये तीनों रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स के नाम एक दफा आप दोहराएं, MRSA, PRSP एंड VRE, ठीक है। इन तीनों, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते ये तीनों ऑर्गेनिजम्स, ना मेथिसिलिन को, ना पेनिसिलिन को, ना वेंकोमाइसिन, ठीक है। तो ये आप इनको मैक्रोलाइड भी दे सकते हैं, और अगर मैक्रोलाइड को भी रेजिस्टेंट हो पेशेंट तो फिर आपके पास लेंजुलेट। दिस इज हाउ वी गो इन ए सीक्वेंस, कि हमें अगर कोई पेशेंट रिस्पांस नहीं शो कर रहा है एंटीबायोटिक्स को, तो हमें ये देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ चूंकि कल्चर की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है और अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो आमतौर पे हम नहीं कराते कल्चर। अदरवाइज बेस्ट यूज ये है कि आप पेशेंट का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं, उसके बॉडी से इन्फेक्टेड मटेरियल को लेके उसको मीडियम आर्टिफिशियल में ग्रो करें, और फिर उसके ऊपर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी नहीं काम कर रहे और उधर से मैक्रोलाइट्स भी नहीं काम कर रहे, तो हम उसको लेंजुलेट से ट्रीट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी 3 ऑफ दीज इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेरोटोनिन के लेवल को, MAO को चूंकि इनहिबिट करता, तो सेरोटोनिन के लेवल को एनहेंस कर देता, ठीक है। तो आज हमारा 5-4 मिनट शुरू में वेस्ट हो गए, लेकिन मैंने पिछला सारा रिव्यू आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, मॉडरेट स्पेक्ट्रम में से मैक्रोलाइट्स पढ़ा दी, और नैरो स्पेक्ट्रम में से लेंजुलेट और क्लिंडामाइसिन पढ़ा दी, ठीक है। तो कल हम लेक्चर शुरू करेंगे स्ट्रेप्टोग्रामिन से। ये छोटे से 2 एक कम्बिनेशन है, नैरो स्पेक्ट्रम है ये भी, और वही MRSA, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, MRSA, PRSP, VRSA और फेसियम, इनमें ये यूज होता। बस हो गया, टाइम खत्म हो गया। ले, मुझे आवाज़ आ गई। आज आपसे काफ़ी गपशप हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा भी मैं आपको इसी तरह से साथ लेके चलूं, और आपको चीज़ें उस दिन आते ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको माइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ाने हैं, उससे पहले मैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आपसे पूछूंगा, और आपने मुझे कम से कम इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो स्ट्रेप्टोग्रामिन जिनके अगेंस्ट यूज़ होती है, और लेंजुलेट बीनी के अगेंस्ट यूज़ होती है, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।